वर्ग 10 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को पुनः एक बार मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग इतिहास विषय से यहाँ देखेंगे कि समाजवाद एवं साम्यवाद की बात हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें यह यूनिट 2 से यह हम लोगों से लिया गया है। यानी यूनिट 2 से यह पाठ जो है, यहाँ समाजवाद और साम्यवाद के बारे में हम पूरे पाठ को एक जगह इकट्ठा नहीं करने का प्रयास किए हैं, क्योंकि पूरा पाठ अगर एक जगह इकट्ठा होगा, पूरा यूनिट एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो आपको समझने में लंबा समय देना पड़ेगा, जो आपको देखने में असुविधाएं हो सकती है। इसलिए मैं इसे छोटा छोटा करने का प्रयास किया हूं, ताकि आप इसे कम कम समय में और बार बार इसे अलग अलग ढंग से अध्ययन कर सके। जिसमें हम देखेंगे इसमें कि साम्यवाद और समाजवाद में मुख्य रूप से समाजवाद की उत्पत्ति के बारे में, और उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे यूटोपियन समाजवाद के बारे में। बस दो ही बिंदुओं पे हम विचार करेंगे। तो समाजवाद की उत्पत्ति का मतलब आप समझ रहे हैं, समाजवाद की उत्पत्ति क्या होती, किस प्रकार से होता है, समाजवाद की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं। ऐसे करके कई तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात को जानने से पहले हम इस बात को समझें कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है, समाजवाद एक ऐसा प्रारूप होता है जिसमें अगर हम कहें कि आधुनिक काल में समाज को एक नए आयाम में या नए तरह से आयाम के रूप में समझा जाता है। क्योंकि 19वीं शताब्दी की बात को आप समझेंगे कि 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुआ था, उस औद्योगिक क्रांति के कारण ही समाज में एक तरह के पूंजीपति वर्ग का उदय होने का परिणाम आपके सामने आया। और यहाँ जो पूंजीपति वर्ग का के माध्यम से यहाँ धीरे धीरे जो मजदूरों का उदय होने लगा, तो इस मजदूरों का लगातार एक तरह के वैसे मजदूरों के साथ पूंजीपतियों के माध्यम से यह कंटिन्यू एक तरह से शोषण का कार्य जारी होने लगा। फिर आप यह देखेंगे कि उन्होंने अपने इस शोषण के माध्यम से या इस शोषण के द्वारा जो पूंजीपतियों के द्वारा शोषण किया जा रहा था, उस शोषण के खिलाफ में आवाज उठाने का मजदूर वर्गों ने जब काम किया, तो यहाँ जो वैसे आवाज उठाने के कारण समाज की स्थापना करने में एक तरह की समाजवादी विचारधारा सबके सामने प्रखर होने लगी। और जब समाजवादी विचारधारा प्रखर होने लगी तो इससे क्या हुआ कि समाजवाद अगर उत्पादन में कहा जाए तो उत्पादन में मुख्य रूप से अपने निजी स्वामित्व के कारण, यानी कि समाजवाद का जो एक स्वामित्व होता था, तो इस निजी स्वामित्व के कारण ही या निजी स्वामित्व के स्थान पर एक सामूहिक स्वामित्व का या धन के समान कह सकते हैं कि यह एक वितरण देने पे जोर देने लगा। ठीक है। और इस तरह एक तरह से शोषण के कारण, यानी कि शोषण उन्मुक्त समाज की यह वर्ग स्थापना करने के प्रयास में लगा हुआ था। वो समाज चाह रहा था कि शोषण हम लोगों के साथ नहीं हो, तो ऐसे शोषण विहीन समाज की स्थापना करने के दौरान ऐसे कहा जा सकता है कि समाजवादी व्यवस्था जो थी, इस समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा सकता है जिसके अंतर्गत अगर हम कहें, जिसके अंतर्गत हमें यह समझने का प्रयास करें कि इसके उत्पादन के जितने साधन थे, पूरे समस्त साधनों पे अगर कहा जाए तो समस्त साधनों पे, पूरे कारखानों पे और विपणन में भी कहा जाए तो सरकार का अपना एकाधिकार स्थापित हो गया। फिर ऐसे व्यवस्था के साथ साथ उत्पादन में जो निजी लाभ के लिए यहाँ यह उत्पादन न होकर यह लाभ क्या होने लगा, तो समाज के लिए यह लाभ करना शुरू किया जाने लगा। तो इस तरह से आप देखते हैं यहाँ समाजवाद की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो इसके बारे में जब हम यहाँ जिक्र करेंगे समाजवाद की उत्पत्ति के बारे में, तो हम देखेंगे कि समाजवाद की भावना जो होता है, समाजवाद का जो कल्पना होता है या समाजवाद का प्रारूप होता है, इसका उदय अगर कहा जाए तो 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह समझने का हम प्रयास करेंगे कि औद्योगिक क्रांति के कारण या औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही यह भावना मजदूरों के, किसानों के मन में यह घर कर गया। क्योंकि औद्योगिक क्रांति जब हुआ था, यानी औद्योगिक क्रांति आप जानते हैं कि 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति जो 1688 में इंग्लैंड में हुआ था, तो औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों की जो आर्थिक व्यवस्था थी, वैसे आर्थिक व्यवस्था का एक तरह से अपने हिसाब से अवमूल्य परिवर्तन करने में सक्रिय भूमिका निभाने का काम किया। कुटीर उद्योग जो थे या कुटीर उद्योग धंधों के जगह पर क्या होने लगा कि बड़े पैमाने पर उद्योग व्यवस्था स्थापित किए जाने लगा, मशीनीकरण की व्यवस्था स्थापित की जाने लगी, पूंजीपति की भावना लोगों के विचारों में आने लगा, पूंजीपति वर्ग का यह प्रादुर्भाव देखने के लिए मिला। तो ऐसे भावना के विकास जो होने लगा, तो इसी के फलस्वरूप अगर हम कहें तो यूरोप में
के जो देश थे, तो यूरोप के अलग अलग देश धीरे धीरे क्या होने लगे, तो पूंजीपतियों के निहित स्वार्थ के साथ साथ यहाँ मिल मालिकों की श्रमिक विरोधी जो नीतियां थी, इसके कारण जो भी देश थे, तो सभी देशों के श्रमिक का अपना जीवन जीने का एक तरह का ढंग था, वह बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो नरकीय साबित होने लगा। यानी कि मजदूरों का जीवन एक नरक की स्थिति में से बदतर होने लगी, और इतनी बदतर हो गई कि उनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, वह धीरे धीरे और पतित होने लगा। अर्थात सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में और ज्यादा उनमें अवनति की जाने लगी। श्रमिकों को किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिया गया था। श्रमिक को यहाँ अधिकार से वंचित कर दिया गया था। जब श्रमिकों को अधिकार से वंचित का यहाँ आप एक उद्देश्य देखेंगे कि उनके ऊपर एक तरह से क्रूर कानून बनाकर श्रमिकों के ऊपर शोषण करने का काम किया जा रहा था। श्रमिक के ऊपर शोषण करने का भरसक प्रयास किया जा रहा था। और यह इस प्रकार की जो औद्योगिक क्रांति थी, इस क्रांति के प्रभाव को अगर देखा जाता है, तो ऐसे क्रांति के प्रभाव से देश के जो भी, अगर हम कहें कि जो भी परस्पर विरोधी तथ्य थे, वे सब के सब एक साथ दिखाई पड़ने लगे थे। और पूंजीपति व्यवस्था इस कदर होने लगी थी कि पूंजीपति व्यवस्था दिन प्रतिदिन और ज्यादा मजबूत होने लगी थी। और जब मध्यम वर्ग यहाँ आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और हर रूपों से देखा गया कि मध्यम वर्ग था और ज्यादा अवनति के रास्ते पे गमन करने लगे और ज्यादा उन्नति के रास्ते पे सफर करने लगे। तो दूसरी बात में देखेंगे कि श्रमिकों की जो स्थिति थी या श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी से यह परिवर्तन देखने के लिए मिलने लगा। यह परिवर्तन इतना होने लगा कि इस प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं थी, उन तमाम व्यवस्थाओं में उत्पादन की प्रक्रिया का जो स्थिति था, तो एक महत्वपूर्ण यहाँ जो उत्पादन की प्रक्रिया के कारण जो एक महत्वपूर्ण घटक था, वह भूखे मरने की स्थिति में वे आ चुका था। फिर मजदूर जो थे, मजदूर वर्ग के जो लोग थे, तो मजदूर वर्ग के लोगों के अपने श्रम संगठन की स्थिति इस प्रकार से बन गई थी, या श्रम संगठन बनाने का कोई भी अधिकार मजदूर वर्गों को नहीं दिया गया था। और खासकर मजदूर वर्ग की पूरी तरह की जो पूंजीपति व्यवस्था थी, उस पूंजीपति व्यवस्था पर मजदूर वर्गों को आश्रित कर दिया गया था। और इस तरह कहा जा सकता है, इस स्थिति को देखते हुए यह बात स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आर्थिक दृष्टि से समाज जो था, या समाज का विभाजन मुख्य रूप से दो हिस्सों में बंट चुका था। जिसमें एक अगर हिस्सा कहा जाए तो पहला हिस्सा पूंजीपति वर्गों का हुआ करता था, पूंजीपति वर्ग इसमें होते थे। और दूसरा अगर हिस्सा की बात किया जाए तो सबसे पहले अगर हिस्सा पूंजीपति वर्ग का होता था, तो दूसरा हिस्सा यहाँ श्रमिक वर्ग के रूप में स्थापित हो चुका था। तो इस तरह से समाज जो था, समाज दो हिस्सों में बंट चुका था। सबसे पहले पूंजीपति वर्ग और दूसरा क्या था कि यह श्रमिक वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच में आप देख सकते हैं कि कितनी खाइयां बन चुकी थी, कितनी इसमें गैपिंग बना दिया गया था। और ये गैपिंग इस प्रकार से हो चुका था कि जिस समय श्रमिकों का या श्रमिक जगत की जो आर्थिक दुर्दशा हुआ करता था, और आर्थिक दुर्दशा के साथ साथ श्रमिक वर्ग का जो सामाजिक पतन की स्थिति थी, इस सामाजिक पतन की स्थिति इतनी बदतर हो गई थी कि उस स्थिति से वे श्रमिक वर्ग यहाँ गुजरते जा रहे थे। उसी समय की स्थिति ऐसे कहा जा सकता है कि जब उस समय श्रमिकों को विशेष तरह का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों के रूप में, विचारकों के रूप में, या फिर कहें तो लेखकों का मार्गदर्शन जब श्रमिकों को मिलना शुरू हुआ, तो परिवर्तन तो होना तय है कि जैसे ही किसी नासमझ व्यक्ति को समझदारी की बात समझाई जाती है, तो उस समय तो स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता है। क्योंकि मजदूर वर्ग के जो लोग हुआ करते थे, वे तो कम पढ़े लिखे थे, कम जानकार थे। और जब उनके बीच में यहाँ राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई जाएगी, विचारकों के द्वारा उनके अंदर विचारधाराएं लाई जाएगी, या फिर कहा जाए कि यहाँ लेखकों के माध्यम से जब उन्हें पथ प्रदर्शित किया जाएगा, तो उनके अंदर तो परिवर्तन निश्चित है कि परिवर्तन होना तय है। तो इस ऐसे व्यक्ति जो होते थे, ऐसे व्यक्तियों ने समाज और आर्थिक क्षेत्र में, समाज की स्थिति में देखेंगे, आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे, तो आर्थिक क्षेत्र में एक नए तरह के विचारधारा का या एक नए तरह के विचार की भावना का यहाँ प्रतिपादन किया गया। और इसी विचारधारा को समाजवाद का नाम दिया गया। यही विचारधारा था जिसे हम समाजवाद की विचारधारा कह सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे विचारकों में अगर कहा जाए तो कुछ खासकर हम महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम ले सकते हैं। जैसे सेंट साइमन की नाम आप लेंगे यहाँ। उसके बाद सेंट साइमन का नाम आप जानते हैं, सेंट साइमन के साथ आप देखेंगे
कि और भी कुछ विचारक के रूप में हो सकते हैं, जैसे फैरियर हो सकते हैं। सेंट साइमन के बाद फैरियर का नाम आप देख सकते हैं। फैरियर के बाद आप और भी नामों को समझ सकते हैं, जिसमें आप रॉबर्ट ओवन का नाम ले सकते हैं। रॉबर्ट ओवन का नाम आप समझ सकते हैं, या आप इसके अलावा लुई ब्ला का नाम समझ सकते हैं, लुई ब्ला। इसके अलावा भी बहुत और भी यहाँ कार्ल मार्क्स का नाम आप देखेंगे, जो अभी इसके बाद हम जिक्र करेंगे अगले सीरीज में, कि कार्ल मार्क्स हैं आपके। कार्ल मार्क्स का नाम देख सकते हैं, या कार्ल मार्क्स के अलावा आप एंगल्स का नाम भी देख सकते हैं। एंगल्स भी आपके महत्वपूर्ण विचारक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से इस महान विभूतियों के नाम के साथ आप ऐसे यह विशेष रूप से एक उल्लेखनीय बन जाता है, क्योंकि इन महान विचारकों ने यहाँ यूरोपीय जो व्यवस्था था, यूरोपीय जो देश थे, इन तमाम देशों में प्रचलित जो आर्थिक व्यवस्था थी, इसकी बहुत ज्यादा निंदा करने का इन लोगों ने काम किया। और इतना ज्यादा निंदा इन लोगों ने किया कि औद्योगिक संगठन के साथ साथ यहाँ पूंजीपतियों के और श्रमिकों के पारस्परिक संबंध के विषय में एक तरह के नए सिद्धांतों को इन लोगों ने जोड़ने का काम किया। फिर आप यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि की बात करते हैं, ऐतिहासिक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक जो समाजवाद था, इस समाजवाद के साथ जो इसके विभाजन का अगर हम बात करें कि आधुनिक समाजवाद का विभाजन, तो इसके विभाजन को यहाँ हम 2 चरणों में बांटने का काम कर सकते हैं। विभाजन को भी कितने चरणों में बांट सकते हैं? तो 2 चरणों में बांट सकते हैं, जिसमें आप सबसे पहले कार्ल मार्क्स से लेकर या कार्ल मार्क्स से पूर्व की स्थिति को देखेंगे कि समाजवाद एवं मार्क्स की जो स्थिति थी उसके समय के और मार्क्स के पश्चात का जो समाजवाद है उसे हम अलग ढंग से देख सकते हैं। तो एक मार्क्स के पूर्व की स्थिति को समझेंगे और दूसरा जो है कार्ल मार्क्स के बाद की स्थिति को समझेंगे, जिसमें मार्क्सवादी जो विचारधाराएं थी, मार्क्सवादी जो विचारक थे, तो ऐसे विचारकों ने इन्हें क्रमबद्ध करते हुए यूटोपियन एवं वैज्ञानिक जो समाजवाद है इसका नाम देने का काम किया है। यानी कि एक तरह से यूटोपियन दिया है और उसके बाद एक वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया है कि वैज्ञानिक समाजवाद। तो एक यूटोपियन समाजवाद का नाम दिया है, दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया है। और इस तरह से यह कहेंगे कि यूटोपियन समाजवादी की दृष्टि में जो आदर्शवाद की स्थिति था या आदर्शवादी थे तथा उनके जो कार्यक्रम की प्रक्रिया थी या कार्यक्रम की प्रकृति की एक तरह की अव्यवहारिक रूप से समझा जा सकता था। इसके साथ हम यह भी जानेंगे कि अधिकतर जो यूरोपियन यहाँ विचारक थे, उस अधिकतर यूरोपियन विचारक में खासकर ज्यादा से ज्यादा विचारक के रूप में फ्रांसीसी विचारक आपके सामने प्रस्तुत होंगे, या आप इतिहास के माध्यम से देखेंगे तो फ्रांसीसी विचारक का ही यहाँ बुलबुला होगा। क्योंकि क्रांति के बदले में यहाँ वैसे जो भी विचारक थे, तो क्रांति के बदले में वे शांतिपूर्ण परिवर्तन में हमेशा विश्वास रखते थे। वो चाहते थे कि क्रांति नहीं हो, सारी व्यवस्थाएं शांतिपूर्वक हल कर लिया जाए। अर्थात वे यह भी बात को समझते थे कि वर्ग संघर्ष के बदले में वर्ग समन्वय की स्थापना किया जाए, और वर्ग समन्वय को ही वे सबसे ज्यादा हिमायती के रूप में समझते थे। तो फिर हम यहाँ दूसरे पहलुओं पर अगर ध्यान देते हैं तो इसमें पाएंगे दूसरे पहलू में कि यूटोपियन समाजवादी क्या है। तो यूटोपियन समाजवाद में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम यूटोपियन यानी कि यूटोपियन का सीधा अर्थ आप समझेंगे स्वप्नदर्शी। यूटोपियन का मतलब क्या होता है? इसको हम स्वप्नदर्शी के रूप में, स्वप्नदर्शी के रूप में अगर हम कहें तो यूटोपियन को स्वप्नदर्शी भी माना जाता है, यानी सपने को देखने वाला ऐसा समाजवाद जिसे यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है। और जिस तरह से समाजवादी जो विचारधाराएं थी, समाजवादी विचारधाराओं के डेवलपमेंट में अगर कहा जाए तो एक महत्वपूर्ण इन लोगों ने कड़ी का भूमिका निभाया। क्योंकि एक फ्रांसीसी विचारक जो सेंट साइमन का नाम आप देखेंगे कि फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन हुआ करते थे, उनका भी यही विचारधारा था कि राज्य अगर है तो एक समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग जो हैं, राज्य के वर्ग को ऐसे ढंग से संचालित किया जाए कि लोग जो है एक दूसरे को शोषण करने के बदले में वे मिलजुल कर प्रकृति प्रदत्त अपने कार्यों को, यानी कि जो प्रकृति के रूप में अपने कार्य हैं, समाज के जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए यहाँ पे सभी को मिलजुल के कार्य करने की जरूरत है। यह आपका
इस तरह से विचार आप लोग हम सबके बीच में रखने का प्रयास किया गया। उन्होंने यह भी बात घोषित कर दिया कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार, जो व्यक्ति की जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार, तथा प्रत्येक व्यक्ति को अगर कहा जाए कि उसके कार्य के अनुसार कार्य दिया जाए और क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाए, तो समझिए कि किसी तरह की विवाद हो ही नहीं सकता है, किसी तरह का विद्रोह तो हो ही नहीं सकता है। और आगे यही समाजवाद का मूल नारा बन चुका था और समाजवाद का यही मूल नारा आगे के लिए जारी रह गया। तो इस तरह से एक अन्य अगर हम कहें कि महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक में नाम देखेंगे कि चार्ल्स फॉरियर का नाम आप देखेंगे। चार्ल्स फॉरियर हुआ करते थे, चार्ल्स फॉरियर। तो चार्ल्स फॉरियर के बारे में आप देखेंगे, चार्ल्स फॉरियर ने भी अपने विचारों को रखा है। वो अगर कहा जाए कि आधुनिक ढंग के जो औद्योगिकरण है, तो आधुनिक ढंग के औद्योगिकरण का उन्होंने बहुत हद तक विरोध करने का काम किया था। बहुत ज्यादा इनका विरोध था कि आधुनिक ढंग के जो औद्योगिकरण है, और उनका यह विश्वास था या यहाँ फॉरियर का यह मानना था कि श्रमिक को अगर हम चाहें तो श्रमिकों को छोटे नगरों अथवा जो छोटे नगरों के साथ कस्बे हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, तो उस कस्बों में काम करना, निश्चित रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से किसानों के लिए कहा गया कि किसानों के लिए एक फ्लांक्स बनाने का काम किया गया। यहाँ फॉरियर के माध्यम से एक फ्लांक्स बनाया गया, और यह फ्लांक्स इस प्रकार का था कि यह हमेशा के लिए सफल नहीं रह सका, इसमें असफलता मिली। यह योजना थी, लेकिन यह योजना एक तरह का, इनका योजना क्या हुआ कि यह फेलियर हो गया। और ऐसे फेलियर हुआ कि आगे हम देखेंगे कि फ्रांसीसी जो है, फ्रांसीसी यूटोपियन विचिंतक के माध्यम से जो यूरोपियन यहाँ चिंतक थे, उन चिंतकों में एकमात्र अगर हम व्यक्ति का नाम लेते हैं जिनमें राजनीति में भी उन्होंने हिस्सा लिया, उसमें हम लुई ब्लाक का नाम ले सकते हैं। यहाँ लुई ब्लाक है जो जिन्होंने राजनीतिक चिंतन में भी हिस्सा लेने का महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। और इस तरह से उनके सुधार के जो कार्यक्रम थे, इस सुधार के कार्यक्रम में वह एक अव्यवहारिक रूप से और अति अव्यवहारिक रूप से माने जा सकते हैं, क्योंकि आर्थिक सुधारों को प्रभावित बनाने के लिए लुई ब्लाक के माध्यम से यहाँ वह पहले एक राजनीतिक सुधारक के रूप में जाने जा सकते हैं कि लुई ब्लाक सबसे पहले राजनीतिक सुधारक थे जिन्होंने यहाँ आर्थिक सुधारों के संबंध में कुछ अपने विचारों को प्रस्तुत करने का काम किया था। फिर यहाँ फ्रांस की स्थिति देखेंगे। फ्रांस से बाहर सबसे, अगर यहाँ फ्रांस से बाहर उसने जो सभी उसने स्कॉटलैंड को अगर कहा जाए कि न्यू ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन के रूप में जाने जाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्कॉटलैंड के न्यू ल्यूनार्क जो जगह हुआ करता था नामक स्थान पर, यानी ल्यूनार्क नामक जगह पर इन्होंने क्या किया कि एक फैक्ट्री की स्थापना कर दी। और उस जगह पे जब फैक्ट्री की स्थापना की, तो ऐसे फैक्ट्री में, यानी उस फैक्ट्री में उसने किसानों, जो भी किसान थे, किसानों को एक तरह से अच्छी सैलरी के रूप में कहा जा सकता है, अच्छा वेतन कहा जा सकता है, यानी कि सही ढंग का वैधानिक व्यवस्था इन्होंने प्रबंध किया। और जब किसानों को यहाँ अच्छा वेतन दिया जाने लगा, तो निश्चित है कि जब वेतन का ज्यादा भुगतान होगा तो उस कंपनी को घाटे पहुंचेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बिल्कुल एकदम विपरीत हुआ। विपरीत यह हुआ कि कंपनी जिस मुनाफे पे पहुंची हुई थी उससे और ज्यादा वो मुनाफा करने लगी। अर्थात आप समझ सकते हैं कि काम में ईमानदारी और ज्यादा बढ़ गया। अर्थात उसके सीधे उल्टा परिणाम हुआ कि संतुष्ट श्रमिक ही अगर कहा जाए तो वास्तविक श्रमिक के रूप में जाने जा सकते हैं, क्योंकि श्रमिक जब संतुष्ट नहीं होंगे तब तक वास्तविकता, यानी कार्यों की वास्तविकता स्पष्ट नहीं हो पाएगी या बेहतर ढंग का कार्यशैली नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हैं यहाँ? और यहाँ फिर यही बात है कि ऐसे चिंतकों के माध्यम से अगर प्रबुद्ध चिंतक की तरह मानव की जो मूलभूत इकाइयां हैं, मानव की जो मूलभूत अच्छाइयां हैं और जगत की पूर्णता में अगर विश्वास करने की बात है, तो ऐसे विश्वास करने का काम किया गया। और इन्होंने वर्ग संघर्ष के स्थान पर, जो वर्ग संघर्ष था, वहां वर्ग समन्वय पर सबसे ज्यादा इन्होंने फोर्स करने का काम किया। और जब वर्ग समन्वय पर फोर्स किया गया, फिर भी अगर कहा जाए कि ऐसे चिंतकों के माध्यम से इन्होंने अपना जो योगदान दिया, अगर कहा जाए कि प्रथम स्थिति में अगर देखते हैं कि आरंभिक चिंतक के रूप में जाने जा सकते हैं कि सबसे प्रथम ये चिंतक थे जिन्होंने पूंजी और
आश्रम के बीच में संबंधों की समस्या जो थी, ऐसे समस्या का निराकरण करने का इन्होंने भरपूर ट्राई किया था, यानी महत्वपूर्ण रूप से इन्होंने प्रयास करने का काम किया था। फिर यहाँ मार्क्स की बातें समझते हैं कि मार्क्स ने इनकी विफलता में एक तरह से अपने लिए सबक लिया, और सबक लेने के बाद फिर वो उन्होंने यानी कि अपने लिए आगे रास्ता बढ़ाने का काम किया। तो आज का हम लोग का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है कि समाजवाद की उत्पत्ति और यूटोपियन समाजवादी। इसके बाद अगले सीरीज को हम फिर देखते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी को एक बार